आज करेंगे बेटा DNF ब्लॉक का लेक्चर नंबर 6। उससे पहले आपको फिफ्थ लेक्चर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स दी गई थी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8.5 एंड 8.4 भी पेंडिंग था, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आ रहे हैं टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.4। तो टेक्स्ट क्वेश्चन 8.4 क्या कह रहा है, आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E is converting into E of M2 positive is converting into M। तो यहाँ पे बेटा रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है? M2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है 0 के अंदर, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होगा तभी क्या बना रहा है बेटा, 0 बना रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? रिडक्शन होती है। रिडक्शन होती है सर, तो ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये कौन से पोटेंशियल की वैल्यू है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। वैल्यू कितनी होती है? 0.34 वोल्ट। व्हाट इज रीजन फॉर दिस? इसका रीजन क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है? हिंट हिंट हम ये ले सकते हैं, कंसीडर इट्स हाई एफिनिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो ध्यान से देखो, द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म copper solid to copper 2 positive is not found balanced by its hydration energy। अब क्या है, कॉपर को अगर हमें कन्वर्ट करना है कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर, तो क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से दैट एनर्जी इज E। तो जो हाई एनर्जी चाहिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉपर सॉलिड को कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस में, वो बैलेंस नहीं हो पाती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी के साथ। दैट मीन्स ये जो एनर्जी है that will not be equal to hydration energy। Hydration energy and lattice energy of Cu2 positive is more than Cu। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी Cu2 पॉजिटिव की ज्यादा होती है, किससे? Cu से। इसीलिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, गेन करने का जो पोटेंशियल होता है, वो कैसा होता है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो एनर्जीज आप बता रहे हो ये क्या होती है? तो इसमें से मेन जो है बेटा हमारी वो है लैटिस एनर्जी, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी भी होगी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? मान लो आपके पास NaCl है, तो किसी भी एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। या फिर दो कंस्टिट्यूएंट से मिला के जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनता है एंड आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। आ गया समझ में? तो अगर कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव इट्स एक्वस आयन में, तो कॉपर 2 पॉजिटिव अगर वापस कन्वर्ट होता है कॉपर में, दैट इज ये प्रोसेस कौन सी हो गई? रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी को और अच्छे से कंसीडर करेंगे अभी, क्लियर है? बट हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी कॉपर 2 पॉजिटिव की ज्यादा होती है कॉपर से, देयरफॉर they will show 0.34 volt and the value of that potential is positive due to their high energy। आ गया समझ में? नेक्स्ट है बेटा, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ये क्या कह रहा है? हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन?
आपने देखा होगा जब 3D सीरीज को हम एनालाइज करते हैं तो वेरिएशन कैसी आती है, इरेगुलर आती है। कोई भी रेगुलर वेरिएशन नहीं आती कि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अगले में क्या होगी +4, अगले में क्या होगी +5। इस टाइप का कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। किसका? आयनाइजेशन इंथैल्पी का। आयनाइजेशन इंथैल्पी पता है क्या होती है? ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी मेटल को उसके आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, or to donate an electron in its outermost shell. Irregular variation of ionization enthalpy is mainly attributed to varying degree of stability of different 3D configurations. जो irregular variation आता है बेटा ionization enthalpy का, उससे मेनली हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी की जो डिग्री है वो डिफरेंट है अलग अलग 3D कन्फिग्रेशंस के लिए। अब इसमें आपने सिंपल सी बात पढ़ रखी है कि 3D5 which is a very stable configuration, 3D10 that is also a stable configuration। इसके अलावा जो कन्फिग्रेशंस आ रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी क्या करती है? वेरी करती है। स्टेबिलिटी वेरी करती है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन भी कैसा आता है? इरेगुलर आता है। जैसे कि D0 हो गई, D5 हो गई, D10 हो गई। तो D5, D0, D10 ये तो क्या होते हैं? एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। बाकियों में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इरेगुलर होती है। आइए समझ में बात करेंगे बेटा एग्जांपल नंबर 8.5 की। तो एग्जांपल 8.5 क्या कह रहा है? हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज दिस इज। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? तो दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज टू विच दे आर रिड्यूस्ड। बात करें हम वेनेडियम की, BO2 पॉजिटिव, Cr2O7 2 negative and MnO4 2 negative, one negative, that will be converting into Mn, that will be converting into Cr and that will be converting into vanadium। तो हमें क्या करनी है? इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को एनालाइज करना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज करने की क्षमता, ऑक्सीडाइज करने की क्षमता। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर एनालाइज करने के लिए हम सिंपली क्या देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी जा रही है। इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो क्या आप MnO4 नेगेटिव के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं? देखो ध्यान से, x + 4 * 2 = 6 -6 ऑक्सीजन है ना, दैट विल बी इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 8 आएगा यहाँ पे, -1 -8 उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा? प्लस का 7। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? Mn2 पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ आ रहा है, क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जा रहा है इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है बेटा वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो Mn है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D5 होता है। वैसे तो 3D7 होता है, 4s2 होता है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के बाद क्या बन जाता है? 3D5 बन जाता है एंड दैट इज अवर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज। जो जैसे जैसे लोअर स्पीसीज आती है उनकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज, जिसकी वजह से दे आर रिड्यूस्ड, वो क्या होने लग जाते हैं बेटा? रिड्यूस करने लग जाते हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? तो इसको हम और अच्छे से करेंगे अभी।
ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन विद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. Next is example number 8.6. For the first row of transition elements, E naught values are E naught of M2 positive is converting into M. तो M2 positive is converting into M. इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? M2 पॉजिटिव M में कन्वर्ट हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? गेन है. गेन है तो प्रोसेस कौन सी होगी? रिडक्शन होगी. दैट मीन्स ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है. वेनेडियम का होता है माइनस में, क्रोमियम माइनस, Mn माइनस 1.18, Fe माइनस 0.44, CO 0.28, Ni 0.25. लेकिन कॉपर का किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, और वो भी कितना आ रहा है? प्लस 0.34. ऐसा क्यों? The E naught M2 positive is converting into M. Values are not regular. ये वैल्यू जो है आपकी रेगुलर नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट आ रहा है. इरेगुलर अरेंजमेंट क्यों आता है? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. अभी अभी करके आया इन टेक्स्ट क्वेश्चन में. which can be explained from the irregular variation of ionization enthalpies. और ionization enthalpy किसके इक्वल होगी? डेल्टा ई H1 प्लस डेल्टा ई H2. एंड ऑल्सो द सब्लिमेशन इंथैल्पीज. उसके अलावा कौन सी इंथैल्पी? सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का मतलब क्या है? जो हीट इंथैल्पी निकल रही है आपकी साइड में, which are relatively much less for manganese and vanadium. ये कम होती है किसके लिए? मैंगनीज के लिए और वेनेडियम के लिए. अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा था आपको इसको और अच्छे से करेंगे. तो आप देखो यहाँ पे सभी की वैल्यूज कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है, लेकिन कॉपर की वैल्यू कैसी आ रही है? प्लस 0.34 आ रही है. तो हम बात कर रहा हूँ मैं मैंगनीज की. मैंगनीज का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, मैंगनीज का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का पोटेंशियल है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1.18. इज इट क्लियर और नॉट? जबकि बात करें हम M इज कन्वर्टिंग इनटू Mn2 पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स. क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. दैट विल बी इक्वल टू 1.18 वोल्ट. तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. देयरफॉर इट विल बी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर एज कंपेयर टू रिड्यूसिंग पावर. क्लियर है? ये ऑक्सीडाइजिंग होगा, ये तो समझ में आ गया. और कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? स्टेबल होता है. देयरफॉर इट हैज अ मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. क्लियर? Next example is example number 8.7. Why is the E naught values for Mn3 positive is converting into Mn2 positive couple much more positive than for Cr3 positive to Cr2 positive or Fe3 positive to Fe2 positive. ऐसा क्यों होता है कि जो E naught वैल्यू आ रही है Mn के लिए वो ज्यादा पॉजिटिव होती है? किससे? Cr से और Fe से. तो आपने देखा होगा, सबसे पहले तो आपको सीरीज याद होनी चाहिए बेटा. तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन. आपको पता चल गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d6 होता है. इसका कितना होता है? 3d4 होता है. इसका कितना होता है? 3d5 होता है. तो विच वन इज मोर स्टेबल? Mn5. तो इसकी पॉजिटिव क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? मच मोर पॉजिटिव होगी एज कंपेयर टू दिस टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स. अब इसका जो है वो 3d5 तो होता है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? खाली रह जाता है. अब ध्यान से देखो, मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn. ज्यादातर कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है? इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है? 3 को. तो तीन आयनाइजेशन एनर्जी आएगी. Mn इज कन्वर्टिंग इनटू Mn2 पॉजिटिव, Mn positive, that will be ionization energy 1. Mn positive is converting into Mn2 positive, that will be ionization energy 2. Mn2 positive is converting into Mn3 positive, that will be ionization energy 3. Is it clear or not? तो जो आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो रही है, that is much larger of Mn which are required change to D5 to D4, जिसकी वजह से D5 किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? D4 में. लेकिन अब यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव में कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया? D5 आ गया है. यहाँ पे Mn3 पॉजिटिव में कैसा हो जाएगा? D4 हो जाएगा. ये कौन सी स्टेट है? D5 वाली. स्टेबल. स्टेबल से किस में जाना है? अनस्टेबल में. तो एनर्जी क्या चाहिएगी? ज्यादा.
तो IE3 कैसी होगी, ज्यादा होगी, इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई द +3 स्टेट ऑफ Mn2 पॉजिटिव इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। इसलिए जो आपकी Mn3 पॉजिटिव वाली स्टेट होती है वो क्या होती है, लिटिल इंपॉर्टेंस वाली होती है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो Mn है वो स्टेबल नहीं रहता है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे होती है, Mn2 पॉजिटिव के अंदर, दैट इज D5 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आ गया समझ में, क्लियर है। इसीलिए Mn2 पॉजिटिव में रहना चाहेगा, Mn2 पॉजिटिव में रहना चाहेगा, दैट मींस Mn3 पॉजिटिव से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, Mn2 पॉजिटिव में, बिकॉज Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, और इसीलिए ये वैल्यू कैसी होती है हमारी, पॉजिटिव। आइए समझ में। सेम कर सकते हो आप आयरन और क्रोमियम के लिए, तीनों आयनाइजेशन एनर्जीज निकाल के देख सकते हो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटा हमारा वो रहेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या है, सब्सटेंसेस डिपेंडिंग ऑन देयर बिहेवियर, सब्सटेंसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं उनके बिहेवियर के ऊपर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, कि आपके पास ना एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी, क्लियर। अब इसके अंदर पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, या फिर कोई भी सब्सटेंस किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम इन सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने बिहेवियर को शो कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मेनली दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मेनली ये कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं, वन इज अवर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस and the another one is our diamagnetic substances। तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दे आर वीकली अट्रैक्टेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या ये सर अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन किस तरीके से होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। जबकि बात करें हम डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं जब हम किसको अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है सर कि ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्यों क्यों करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स गेट्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो अट्रैक्ट होते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो दे हैव ओनली वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो मैग्नेटाइजेस द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज कर देती है किसको, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, इन द सेम डायरेक्शन, इसके अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर, बट लॉस देयर मैग्नेटिज्म, लेकिन अपने मैग्नेटिज्म को वो क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो लगाएंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, हटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, अपनी एब्सेंस अपनी मैग्नेटिज्म को एब्सेंस कर देंगे, क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो ऑक्सीजन हो गई, कॉपर 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, कॉपर क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा कौन से सब्सटेंसेस के, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। आप देख सकते हो यहाँ पे तीन एलिमेंट कौन से सीरीज के आ रहे हैं, 3D सीरीज के आ रहे हैं, विच आर अवर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लियर। बात करें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो डायमैग्नेटिक के अंदर जस्ट अपोजिट होगा, उसमें वीकली अट्रैक्ट हो रहे थे, इसके अंदर क्या होंगे, वीकली रिपेल होंगे, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे, लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इतना स्ट्रांगली भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे विद एन मैग्नेटिक फील्ड। तो दे आर वीकली मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज किस तरीके से होते हैं, वीकली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
in opposite direction. Pairing of electron cancels out their magnetic moment. जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है तो देखो ध्यान से, एक तो ऐसे आया और एक इसके कैसे आएगा, जस्ट अपोजिट आएगा। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बेटा वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, एंड दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर, और वो अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। आ गया समझ में? एग्जाम्पल के लिए H2 हो गया, NaCl हो गया, C6H6 हो गया। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, that will be hydrogen, and here we have also a hydrogen. Is it clear or not? तो ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास दो तो बॉन्डिंग बना रखी है, बाकी क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। लोन पेयर्स होंगे, रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। फिर ऑक्सीजन का नीचे कर लेते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ पे एक डाइपोल मूवमेंट आएगा, यहाँ पे एक डाइपोल मूवमेंट आएगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, बीच में आएगा। तो एक तो यहाँ पे आ रहा है ऊपर और एक क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो दैट विल बी कैंसिल आउट विद ईच अदर एंड दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। इस तरीके से NaCl की बात कर लेते हैं, एक ऐसे ही आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, दैट विल लॉस देयर कैरेक्टर। आ गया समझ में? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रखे हुए हैं आपके सामने, ये देखो, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन 3D सीरीज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, दो टाइप के मोमेंटम होते हैं, वन इज योर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, mv, एंड द एंगुलर मोमेंटम इज l, दैट इज डिनोटेड बाय mvr। क्लियर है? तो इज लेस, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है, जो मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, लेस होता है, ड्यू टू विच दे एग्जिबिट लेस कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कम कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं। कौन सी सीरीज के एलिमेंट्स, 3D सीरीज के एलिमेंट्स। ये देखो, ये सबसे पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल ले रखा है हमने, डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। देखो ध्यान से, ये क्या हो रही है, इससे दूर जा रही है, इसका पाथ तो होना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन ये क्या हो गई, दूर दूर हो गई, दैट इज वीकली रिपेल्ड। जबकि हमने एक और सब्सटेंस रखा, कौन सा सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जैसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड और रिपेल्ड, अट्रैक्टेड। ये देखो ध्यान से, ये जाने तो सीधा जाती थी, लेकिन इसकी तरफ क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई, ये भी क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। बात करें डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट से डिनोट करते हैं ना म्यू को, तो ये जो होता है ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है किसके लिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है किसके लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। यहाँ पे भी इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे भी इक्वल टू आ रहा है, दैट मीन्स अगर आपका डाइपोल मोमेंट 1 है तो इट कैन शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एज वेल एज इट कैन शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर। इज इट क्लियर और नॉट? अब ध्यान से देखो, आपको ना निकालना सिखाते हैं द मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हमें निकालना इन एलिमेंट्स का, तो इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द स्पिन ओनली फॉर्मूला। इसको सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूला या स्पिन फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू रूट n इंटू n प्लस 2। क्लियर? n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ध्यान से, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 2 आ जाएगा, बचा गया 2, तो डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, रूट 2 आएगा। आ गया समझ में? इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं। यहाँ पे म्यू क्या है, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, बिल्कुल सही बात। रूट है यहाँ पे, 0 प्लस 2 कितना होता है, 2 होता है, लेकिन जब यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। हमने देखा भी था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, दैट विल बी हाइड्रोजन, दैट विल बी हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर, ऊपर की तरफ जा रहा है एक रिजल्टेंट, और एक रिजल्टेंट नीचे की तरफ जा रहा है, डाइपोल मोमेंट इज कैंसल आउट एंड द डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट इन यूनिट्स ऑफ बोर मैग्नेटिज्म। म्यू क्या होता है, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटिज्म, दैट इज bm। अब 0 आया तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 bm, 3 आता तो क्या लिखते हैं, 3 bm।
आ गया समझ में? इसके ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, दैट इज प्रॉब्लम है कैलकुलेटेड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है M2 पॉजिटिव एक्वस आयन का, M2 पॉजिटिव एक्वस आयन का जिस मेटल का एटॉमिक नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है 27। फाइंड इट। 1 मिनट का क्वेश्चन रहेगा, जल्दी फाइंड करो। तो देखो बेटा ध्यान से, एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है। एटॉमिक नंबर 27 किसका होता है? कोबाल्ट का होता है सर, कोबाल्ट। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? आर्गन 18। आर्गन 18 के बाद आपके पास क्या आएगा? 4s2 एंड 3d के अंदर कितने जाएंगे? 18 और 2 21 और सॉरी 18 और 2 21, 21 और 7। क्लियर है? दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करें इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है म्यू, म्यू किसके इक्वल होगा? रूट n इंटू एन प्लस 2 के इक्वल होगा। तो सर इलेक्ट्रॉन्स तो रिमूव होंगे, दैट विल बी इक्वल टू, हमें बस इस n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू जैसे तैसे मिल जाए। तो आपके सामने देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है आर्गन 18, आर्गन 18 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 18 और 2 21, 21 और 7 तो 28 हो गए ना। यहाँ पे 3d6 आएगा। 18 और 2 20, नहीं 18 और 2 20, 20 और 7 27। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाएंगे, क्योंकि M2 पॉजिटिव बना रहा है, डाईवेलेंट आयन है। डाईवेलेंट आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, कौन सी शेल में से करेगा? 4s2। आपके पास कौन सी शेल बच गई बेटा? 3d7 बच गई। 3d7 बच गई। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे? 5। उसके बाद 6 7। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए हमारे पास? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 3। तो 3 इंटू 3 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू रूट 15। हमारा जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? रूट 15 आएगा। और यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी बेटा? बोर्स मैग्नेटिक, दैट इज BM, दैट इज योर डाइपोल मोमेंट। एंड कल के लिए जो आपका होमवर्क रहेगा दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है 8.6 8.7। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया दैट इज योर 8.8 क्वेश्चन। एग्जाम्पल करना है आपको 8.8। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं 6 11 17 एंड 24। कल हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स।